तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स और आज का हमारा सा टॉपिक है वो है हमारा न्यूक्लियस। इस पूरे चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम तो आज का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, और आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में इस पर क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस क्या है? तो न्यूक्लियस को समझने के लिए सबसे पहले समझ लेना कि न्यूक्लियस आखिर होता कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखो कि ये कुछ एमिशन देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ चीजें हैं जो बाहर बाहर घूम रही हैं और कुछ चीजें हैं, कुछ बॉल्स हैं जो रेस्ट कंडीशन में है। तो जो यहाँ पर रेस्ट कंडीशन में जो घूम ले रही हैं इसे क्या बोलते हैं? इसी हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और जो रिवॉल्व कर रहे हैं चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में, हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पूरा जो डायग्राम बनेगा इसको हम बोलते हैं एटम्स। और एटम्स में के सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस। इसके बारे में ये न्यूक्लियस के बारे में कंसेप्ट किसने दिया था? दिया था रदरफोर्ड ने। और कहा था कि सेंटर पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है और बाहर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एक सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिर्फ इस जो सेंटर पे जो चार्ज है, यानी सेंटर पे जो पार्टिकल है हमें, या जो चार्ज है या जो कुछ भी है, हमें सिर्फ इसके बारे में हमें पढ़ाई करनी। बाकी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो पढ़ना है वो हम पढ़ते हैं चैप्टर एटम्स में। तो न्यूक्लियस क्या आता है? तो न्यूक्लियस को बोलते हैं सबसे पहले कि पॉइंट करके यहाँ नोट करते चले जाओ, है ना। पॉइंट के नोट कर चले जाओ कि पॉइंट क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है कि सेंट्रल कोर ऑफ एनी एटम को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एटम। एटम का जो सेंट्रल कोर होता है हम उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। याद रहेगा, सेंट्रल कोर को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। किसने इसको, अच्छा, इसे किसने डिस्कवर किया था? इसे डिस्कवर किया था हमारा रदरफोर्ड ने इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। जब उन्हें अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट कराया था गोल्ड फॉइल पर, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व निकाला था कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और वो बहुत छोटा सा मास है, यानी वो बहुत छोटा सा स्पेस है जहाँ पर न्यूक्लियस होता है, जिसका साइज बहुत छोटा होता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस है। ठीक है, इसकी बात करके साइज कितनी होती है? तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये पहला क्वेश्चन है जो आपके इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं नोट कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस। तो कितना होता है? 10⁻⁻15 होता है, यानी का जो डायमीटर होगा वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। जबकि बात करते हैं एटॉमिक साइज, अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे एटम का साइज कितना होगा जिसमें हम इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, पूरा, है ना। अगर पूरे की बात करो, अगर एटम की, यानी इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे घूम रहे हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वहां तक की बात करो, तब एटम का जो साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर, जिसको हम 1 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है न्यूक्लियस का और एटम के साइज का। अब न्यूक्लियस क्या होता है? तो न्यूक्लियस में क्या क्या होगा? तो न्यूक्लियस में होंगे हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूम रहा है, तो सेंटर पे कौन हो गए? तो सेंटर पे जो चार्ज पार्टिकल्स है या जो मास है वो कौन हो गए? तो सेंटर पे जो चीज होगा उससे हम लोग बोलेंगे वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। ठीक है, याद रहेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को टुगेदर फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, है ना। तो दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे हमेशा न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, जो कि सेंटर यानी कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस पे होते हैं। किसी भी न्यूक्लियर को हम कैसे, यानी एक न्यूक्लियोटाइड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर जेड एक्स ए से। एक्स होगा वो हमारा एलिमेंट जिसके हम न्यूक्लियस के बारे में बात करने जाएंगे। जेड होगा हमारा एटॉमिक नंबर। जेड को एटॉमिक नंबर को ही क्या होता है? वही हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। याद रखना कि भी किसी भी एटम्स के लिए जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर, और वही क्या शो करता है? हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। बात करते हैं ए क्या शो करता है? तो ए शो करता है मास नंबर को, यानी उस न्यूक्लियस के मास नंबर को। और ये किसको डिपेंड करेगा? ये डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है कंबाइंड फॉर्म में, या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है n प्लस पी। तो बात करते हैं, बताओ कि तब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, है ना। नंबर ऑफ, अगर हमें पूछा जाए कि बताओ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, याद रखना हमेशा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे अगर A-Z, यानी मास नंबर में से आप एटॉमिक नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिल जाएगा? आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये भी रहा जो आपको हमेशा याद रखना। ये जितने पॉइंट लिखा है सारे पॉइंट्स है, याद रखना, भूलना नहीं। बात समझ आ गई? ये हो गया हमारा, सिंपल हो गया न्यूक्लियाई के बारे में। मैंने बता दिया कि सेंटर पे क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं? एक जगह होते हैं, ठीक है, वो मूव नहीं करते हैं। उसमें मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं। बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। कह रहा है एटॉमिक मास, है ना। अब कह रहे हैं कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इनका मास काफी कम है। तो क्या करते हैं कि हम इन सभी के मास को हम
यानी अगर मास बहुत कम हो तो हम तो किस रिप्रेजेंट करते हैं, हम हमेशा उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक नए यूनिट से, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, याद आएगा इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू लिखते हैं, या इसको सिंपल आज के लैंग्वेज में हम लोग यू भी लिखते हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट के लिए क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन एटम डिवाइड बाई 12, है ना, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻7 27 kg, ये होता है 1 यूनिट का मास। ये भी आपसे पूछा जाएगा अक्सर 1 मार्क्स में कि बताओ 1 एटॉमिक मास की वैल्यू केजी में कितनी होती है। तो केजी में याद रखिएगा कैसे लिखते हैं इसको, ये हो गया हमारा केजी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा अक्सर 1 मार्क्स के लिए। तो ये 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितने केजी के इक्वल होती है। बात करते हैं कि अब हम सारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास का हमें केजी में पता होता है, ये केजी में हो गया इनका मास। ठीक है, अब हमें क्या किया, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, एटॉमिक मास यूनिट में। तो ये हो गया इसके एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू। ये वैल्यू आपको याद रखना है, ये वैल्यू अक्सर आपको एग्जाम में गिवन होती है। ठीक है, तो ये आपको याद नहीं रखना है, ये याद नहीं करना कभी कि हमको याद करके चले जाते हैं एग्जाम में आ जाएगा, नहीं, एग्जाम में आएगा तो ये वैल्यू आपको दी रहेगी, तो इसको याद नहीं रखना है कभी भी, है ना। जो याद रखना है वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी चीजें आपको जो याद रखनी है, ये याद नहीं रखना है, आप याद रख लेना। ठीक है, बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का वॉल्यूम कैसे होता है, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो इस पर याद रखना कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है, वॉल्यूम क्या होता होगा, इसका जो सरफेस जो हमारे पास जो न्यूक्लियस होता होगा वो किस शेप का रहता है, वो शेप रहता है उसका स्फेरिकल शेप का रहता है। कैसा रहता है, स्फीयर के शेप का। अगर वो स्फीयर के शेप का है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, यानी जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा r क्यूब पे। और एटम चैप्टर में इसमें याद रखना कि ए और जो आर की वैल्यू होती है वो बता दो, आर की वैल्यू होती है वो r0 a⁻1/3 होती है। ठीक है, तो यानी अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम में अगर पुट करना चाहो तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा, थर्टी परसेंट हो जाएगा आर क्यूब, और आर क्यूब के लिए कितनी है r0 × 8⁻1/3 का होल क्यूब। ठीक है, इसको अगर और सॉल्व करो तो ये हो जाएगी r0 × a, यानी जो यहाँ से हमारा वॉल्यूम आएगा वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, यानी वॉल्यूम है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा उसके ए पे, ए मतलब उसके मास नंबर पे। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली मास नंबर पे डिपेंड करता है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कैसे डिपेंड करता है वॉल्यूम उसके मास नंबर पे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, याद रखिएगा कि वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, हमेशा उसके वॉल्यूम निकालना होगा तो हम हमेशा निकालेंगे उसके मास नंबर से। ठीक है, वो डिपेंड किस पे करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है उस एलिमेंट के मास नंबर पे। बात करते हैं न्यूक्लियस की डेंसिटी, है ना। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास को हम कैसे निकालते हैं, न्यूक्लियस के मास को कैसे निकालते हैं, तो ए होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया मास ऑफ प्रोटॉन से, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन एक ही होते हैं ना, बहुत डिफरेंस नहीं है। तो ऊपर लिखोगे ये टोटल मास ऑफ हो जाता है न्यूक्लियस। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, और इसको हमने यहाँ पर फिर से वही वैल्यू पुट कर दी है, कौन सी वैल्यू पुट कर दी है, आर क्यूब की वैल्यू। तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आई थी, ये थी हमारे आर की वैल्यू थी, इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया तो कितना आ गया r³ × a, कितना आ गया वो r³ × a आ गया। रख के सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो सभी वैल्यू क्या होगी, एक फिक्स होगी, और इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 10⁻17 kg/m³। यानी न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है बहुत ही ज्यादा डेंसिटी, बहुत हाई डेंसिटी है। ठीक है, 10⁻17 kg/m³, यानी पर मीटर क्यूब का अगर हमारे पास एक बॉक्स होगा, एक टिपिकल बॉक्स होगा तो उसका वेट कितना होगा 10⁻17 kg, यानी बहुत हैवी है ना, इसका बोलते हैं बहुत हैवी है। और देखोगे ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है, क्यों, क्योंकि देखो अगर हम किसी भी एलिमेंट को चूज करो, देखना यहाँ से ए से ए कैंसिल आउट हो जा रहा है। अगर ए से कैंसिल आउट हो गया मतलब ये मास नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मास नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा है मतलब ये कि अगर कोई भी एलिमेंट का होगा मास नंबर तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये मास नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो एक पॉइंट याद रखना कि न्यूक्लियस ऑफ यानी न्यूक्लियाई ऑफ density of nuclei of all type of element is same as the order of 10⁻17 kg/m³। ये भी 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि बताओ डेंसिटी किस ऑर्डर का होता है न्यूक्लियस के, यानी न्यूक्लियस के डेंसिटी किस ऑर्डर का होता है, तो याद रखना कितना होता है वो 10⁻17 kg/m³। फिर से बता रहा हूँ, जो लोग नया है एक बार अगर वीडियो देख रहे हो एक बार कमेंट जरूर कर देना, लाइक सब्सक्राइब मत करो चलेगा मुझे बस, लेकिन एक बार कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, कि वीडियो क्या समझ आ रहा है। बाकी पूरा नोट्स मैंने एकदम जो आपको एग्जाम में पढ़ाया जाता है, कोचिंग पढ़ाया जाता है, वो बिल्कुल वैसा ही नोट्स है ना, कोई इधर उधर की बात नहीं है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ बता रहा हूँ। बात समझ आ गई, आप बात करते हैं हम आगे।
अब बात करते हैं हमारे पास कि ये न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करते हैं। आखिर ये न्यूक्लियर फोर्स है क्या? तो मैंने कहा था अभी कुछ आपसे, मैंने आपसे कहा था कि अभी कि बताओ ये हम बात करते हैं अगर ये न्यूक्लियस है ना। मैंने कहा ये क्या है, ये हमारा हो गया एक न्यूक्लियस। ठीक, अगर ये न्यूक्लियस है तो इसमें प्रोटॉन भी हैं बहुत सारे, इसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन भी हैं, है ना। न्यूट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, है ना। वो रैंडमली ऐसे बाउंड होते हैं, है ना। प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे। दोनों की संख्या इक्वल होगी? नहीं, नहीं कह सकते कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं, नहीं, ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, पहली बात बता रहे हैं। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बात आ गई ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में मैंने बात कर दिया। चलो बात करते हैं अब ये न्यूक्लियर फोर्स है क्या ना, आखिर ये न्यूक्लियर फोर्स होता है क्या है। तो सबसे पहले बात रखना, ये न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है, तो ये फोर्स लगता है किसके बीच में, ये वर्क्स करता है ओनली बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में। तो यहाँ बता दो क्या होता है, ये फोर्स किसके बीच में लगेगा, तो ये लगेगा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में ये फोर्स लगेगा। ये फोर्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स लगेगा, और ये फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी ये फोर्स लगेगा, ठीक है। अब कहते हैं ये इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स में जो सबसे स्ट्रांग फोर्स है वो कौन सा है, वो न्यूक्लियर फोर्स है। याद रखिएगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है हमारा, न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो वो पूरे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रांग फोर्स है। बात करते हैं इसकी रेंज, ये बहुत ही शॉर्ट रेंज का होता है, यानी ये बहुत कम डिस्टेंस होगा, है ना। यानी इन न्यूक्लियॉन्स के बीच में बहुत कम डिस्टेंस होगा, तभी ये फोर्स एक्ट करेगा, नहीं तो ये फोर्स एक्ट नहीं करता है। तो ये बहुत शॉर्ट रेंज का फोर्स है। इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 3 और 4 फर्मी का, मतलब 3 × 10⁻⁻15 और 4 × 10⁻⁻15 मीटर का ऑर्डर होगा, यानी इतना कम डिस्टेंस होगा, बहुत कम डिस्टेंस होगा, तभी ये फोर्स लगेगा। मोर देन दिस डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाए, अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलमोस्ट जीरो, तो न्यूक्लियर फोर्स तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियस यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तभी ये फोर्स एक्ट कर रहा है ना। और मैंने कहा था कि इसका साइज बहुत छोटा होता है, न्यूक्लियस का साइज छोटा होगा तो उसमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनके बीच के डिस्टेंस भी बहुत कम होगा, इसलिए ये फोर्स एक्ट करता है। तो पॉइंट याद रखना, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, दूसरा वर्क ओनली बिटवीन द न्यूक्लियस, इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बात करते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, है ना। ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, क्यों डिपेंड करता है, तो पहली बात, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, फिर भी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में ये फोर्स लग रहा है, तो क्या हुआ, इसलिए बोलते हैं ये कैसा चार्ज है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। सेकंड बात करते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब देखो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एक न्यूट्रल चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है, तो ये भी फोर्स क्या आ गया, ये भी एक न्यूट्रल फोर्स पे फोर्स लग रहा है ना, एक पॉजिटिव चार्ज एक न्यूट्रल चार्ज पे फोर्स लग रहा है। तो क्या हो गया, ये भी क्या है, ये भी चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। और प्रोटॉन प्रोटॉन यानी प्रोटॉन प्रोटॉन कैसा फोर्स है, ये दोनों फोर्स है, पॉजिटिव फोर्स है। और इनके बीच फोर्स कैसा लग रहा है, इनके पीछे फोर्स जो लग रहा है वो क्या लगेगा, वो भी दोनों ये चार्ज पे। अब थोड़ी सी बात ध्यान देना यहाँ पर कि यहाँ पर जो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी जो प्रोटॉन प्रोटॉन के पीछे फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स, ये एट्रैक्टिव नेचर का है। जबकि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो अट्रैक्शन होगा। तो जब ये इनके बीच डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे थोड़ा सा रेंज डिस्टेंस बढ़ेगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। बात समझ गया कि, तो एक पॉइंट इसे ना कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। और फिफ्थ पॉइंट लिख सकते हो, इट इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स। यानी सेंट्रल फोर्स क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता था दो चार्ज के सेंटर के बीच पे, सेंटर सेंटर के बीच पे जो लाइन ज्वाइन करोगे, इसके बीच में जो फोर्स लगता था इसको हम लोग बोलते थे सेंट्रल फोर्स, है ना। सेंटर से सेंटर को लाइन ज्वाइन करोगे, उसी लाइन के अलोंग फोर्स लगता था। यहाँ पर ये कोई सेंट्रल फोर्स नहीं है ना, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर कोई न्यूट्रॉन का यानी कोई प्रोटॉन का कोई सेंटर नहीं है, यहाँ पे न्यूट्रॉन का कोई सेंटर नहीं है, तो यहाँ पर सेंटर सेंटर के बीच में फोर्स नहीं लगेगा। तो ये कुछ बात है जो याद रखना, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आपसे पूछा जाता है 2 मार्क्स में, बताओ व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स एंड राइट इज 2 और 3 प्रॉपर्टीज। तो ये तो उसमें से आपको भी 2 या 3 प्रॉपर्टीज लिख लेंगे, है ना, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 5 मार्क्स में आता नहीं है। तो आपको जो ये लगता है आपको 2-3 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं एनर्जी, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। यानी कि आइंस्टीन था, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था मास एनर्जी इक्विवेलेंस, यानी मास और एनर्जी क्या है, ये दोनों इक्विवेलेंस यानी दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से पूछा था कि बताओ आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या है। तो वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला हमारा है E = mc², है ना, इंपॉर्टेंट याद रखना, E = mc²। ई हो गया एनर्जी, एम हो गया मास, और सी हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट।
ठीक है, तो किसी भी मास को हम अगर मल्टीप्लाई कर दें स्पीड ऑफ लाइट से तो क्या आ जाएगा, उससे हमारा निकल के आ जाएगा एनर्जी। यानी उस मास को हम अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहे तो मास को स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, हमारा निकल के आ जाएगा एनर्जी। यानी हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही था हमारा आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस। लेकिन ये नॉर्मल लाइफ में इतना ईजी नहीं है करना कि बस किसी को हम किसी मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये कुछ स्पेशल केस है जो चैप्टर पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस में। लेकिन फिलहाल बस इतना ही रखना कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात करते हैं अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं बहुत ज्यादा इस चैप्टर से। व्हाट इज मास डिफेक्ट? ठीक है, तो फॉर्मूला देखो, सबसे पहले क्या रखना कि मास डिफेक्ट होता क्या है। तो कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स एंड द मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस। मास डिफेक्ट का मतलब होता है मास में कुछ डिफेक्ट है, यानी मास में कुछ कमी है। हाँ, इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट, यानी मास में कुछ चेंज आएगा। अब कैसे कह रहा है, तो थोड़ा समझो बातों को, है ना। कि बात है क्या, कह रहा है कि मान लो अगर मेरे पास देखो यहाँ पर, मान लो मेरे पास यहाँ पर है, ये एक हो गया मेरे पास न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में कौन होगा, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन भी है और इसमें कुछ प्रोटॉन भी। इनका मास आ गया, मान लो इसको लिख लिया mn, ये हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस। अब क्या करते हैं, मैंने पहले इनका मास मेजर कर लिया पूरे, समझो अगर मेरे पास कोई ऐसा फिजिकल बैलेंस है जिससे मैं मास मेजर कर सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, एक न्यूक्लियस को रखा और उसको अब मैंने मास मेजर कर लिया। वो कितना आ गया, मान लो आ गया mn, ये न्यूक्लियस का मास था। अब मैंने क्या किया कि उस न्यूक्लियस में से मैंने न्यूट्रॉन्स निकाल लिया और प्रोटॉन्स भी निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जितने न्यूट्रॉन्स था उन सारे न्यूट्रॉन्स का मास को हमने ऐड किया, तो वो आ गया m इंटू स्मॉल m। सिमिलरली मैंने क्या कि सारे प्रोटॉन्स का मास मैंने अलग से मेजर कर लिया। ठीक है, तो वो कितना आ गया, m इंटू पी, ये मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। तो कह रहा है कि इसमें यानी अगर हम अब सोचो कि अगर हम इनको ऐड कर दे तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, मास ऑफ न्यूक्लियस के इक्वल होना चाहिए। क्योंकि न्यूक्लियस में क्या था, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो ही है। यानी मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर दो तो मास ऑफ न्यूक्लियस आ जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं था, है ना। इसमें डिफरेंस आ गया था, इसी चीज को क्या बोला जाता है, इसी जो मास में जो डिफरेंस आएगा, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ऐड कर दो, है ना, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को ऐड कर दो और एक हमारे पास टोटल न्यूक्लियस का मास है, दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो इन दोनों मास में डिफरेंस है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा मास में, यानी मास में थोड़ा चेंज होगा। इसे ही क्या बोलते हैं हम, इसे ही बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो अब प्रॉपर डिफिनेशन, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, इसको बोलते हैं मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गया ये। एंड मास ऑफ न्यूक्लियस, जिसको मैं जो डिनोट किया था m इंटू कैपिटल N से। तो इनके मास जो डिफरेंस आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि ये मास में हमेशा चेंज होता है। अब कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, ये भी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कौन ज्यादा मास होगा और कौन सा मास कम होगा। तो कहता है कि मास ऑफ न्यूक्लियस, यानी जो मास ऑफ न्यूक्लियस हमने जो पहले निकाला था, इज ऑलवेज लेस देन, ये हमेशा कम होता है सम ऑफ द मासेस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियॉन्स। यानी जो हमने मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन जो अलग से निकाला था, दोनों को अलग अलग मास का हमने वेट में जाकर के निकाला था, इनका जो मास होगा, इनका जो टोटल सम आएगा, वो हमेशा मास ऑफ न्यूक्लियस से ज्यादा होगा। या ऐसा बोल सकते हो कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वो हमेशा इन दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास का जो सम होगा उससे हमेशा कम होगा। कौन, मास ऑफ न्यूक्लियस, यानी हमेशा कम होता है। कितना कम होता है, अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये अभी आपसे पूछा जाए मास इफेक्ट के बारे में तो आपको ये 2 पॉइंट लिखना है ना, और हमेशा ऐसे पॉइंट बना के लिखना। अगर आप 1 2 मत लिखो तो कम से कम पैराग्राफ चेंज कर करके लिखना, है ना। ये लिखने का तरीका एग्जाम में, जब आपको फुल पे अगर फुल मार्क्स चाहिए तो, अगर 3 मार्क्स आता है तो आपको ये 2 3 पॉइंट में बना के लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, है ना। तो ये तरीका है लिखने का। तो मेरा जो जो मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, ये आपको अगर आप देखोगे तो ये नोट्स मैंने बड़े अच्छे तरीके से बनाया है कि इस तरीके से आंसर लिखते हो तो एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट। और हर पॉइंट का एक अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाता है यहाँ से, है क्या। ठीक है, बात करते हैं कि देखो, लेट द ऑब्जर्व मास ऑफ न्यूक्लियस बी m, है ना, जो मैंने वहां लिखा था mn लिखा था, वो मान लो कितना यहाँ पर उसने कहा है वो m है। किसका मास है, ये मास ऑफ न्यूक्लियस है। ठीक है, किसका न्यूक्लियस है, यानी ZX है, ये जो मैंने लिया एलिमेंट, इसका जो न्यूक्लियस का मास है वो मान लो कैपिटल M है। मास ऑफ प्रोटॉन मान लो mp है, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन वो मान लो mn है। देन
मास डिफेक्ट किसके इक्वल होगा, ये फॉर्म याद रखना, मास डिफेक्ट जो मैंने रेड कलर से लिखा है याद रखना। तो ये इक्वल टू हो जाएगा जेड एम पी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जेड एम पी। तो जेड एम पी क्या है, जेड हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एम पी हो गया मास ऑफ वन प्रोटॉन्स, है ना। तो जेड इंटू एम पी करोगे तो हो जाएगा ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जेड क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, एम पी क्या है, मास ऑफ वन प्रोटॉन, ठीक। तो जेड इंटू एम पी करने पर क्या आ जाएगा, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। ए माइनस जेड मैंने क्या बताया था, ए माइनस जेड क्या था, ए माइनस जेड मैंने अभी पहले बताया था कि ये तो क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो ए मैच जोड़ गया टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, उसको मल्टीप्लाई कर दिया एम एन से। एम एन क्या है यहाँ पर, एम एन हो गया मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। तो ए माइनस जेड इंटू एम एन कर दोगे तो याद आएगा टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस एम क्या है, ये मास ऑफ न्यूक्लियस है। तो ये पूरा क्या हो गया, पूरा ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस आ गया माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना। टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये जो मास में डिफरेंस आएगा इसे बोलते हैं मास इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को एकदम याद करके चला जाना है, जो मैंने लिखा है एकदम ऐसा ही फॉर्मूला लिख के आना है ना, गलत मत करना। ये होता है मास इफेक्ट, ठीक है। ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को अभी चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या। देखो, अब हमें पता है कभी कभी कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है और एक होता है मास ऑफ एटम। तो मास ऑफ एटम में क्या ऐड करना पड़ेगा, तो मास ऑफ एटम में न्यूक्लियस भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो अगर हम न्यूक्लियस के मास में अगर इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा, मास ऑफ एटम बन जाएगा। दैट मीन्स की बोल सकते हैं यहाँ पर सोचना कि जो मास ऑफ एटम क्या होता है, मास ऑफ एटम होता है मास ऑफ न्यूक्लियस, जिसको मैंने इंक्लूड किया, प्लस टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी इसको बोलते हैं टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसको ऐड करने पर क्या आ जाएगा, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड कर दोगे न्यूक्लियस के मास में तो आ जाएगा टोटल मास ऑफ एटम। सिंस इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो ये जो मास ऑफ एटम है वो नियरली इक्वल टू किसके हो जाएगा, वो नियरली इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस के, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इसको रिप्लेस कर दिया। तो कभी कभी हम क्या करेंगे, हम मास ऑफ एटम से ही रिप्लेस कर देंगे मास ऑफ न्यूक्लियस को, ना। अगर हमें मास ऑफ न्यूक्लियस नहीं गिवन है, हमें अगर मास ऑफ एटम दिया हुआ है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, वहां रिप्लेस कर दोगे मास ऑफ एटम से। इस चीज को आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पर लिखा है कि इफ एम इज द टेकन एज मास ऑफ द एटम, देन इंस्टीट्यूट ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस हम मास को डिनोट कर सकते हैं मास ऑफ एटम्स। बात समझ आ गई यहाँ पर। आज बाकी आगे बात करते हैं। देखो वीडियो अगर आपको वीडियो को एक बार देखो, फिर से आपको वीडियो को पॉज करके खुद से नोट्स बना लो। अभी टाइम है आपके पास, आप भी इस चैप्टर का खुद से नोट्स बना सकते हो। और खुद का नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाया ही सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है लास्ट में रिविजन करने के लिए। ये पीडीएफ वगैरह कोई काम नहीं होता है, सिर्फ इसको कहानी के जैसा मत सुन लेना, है ना। एक कान सुनोगे एक कान से निकल जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को आराम से रुक के वीडियो को देख देख के नोट्स बनाओ, अपना नोट्स। चलो बात करते हैं, अब आता है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी, है ना। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, तो मैंने कहा था अभी क्या कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, तो मैंने कहा था कि अभी क्या होगी बाइंडिंग एनर्जी। तो कह रहा है कि न्यूक्लियस में से, है ना, न्यूक्लियस में से अगर न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, सब एक जगह बाउंड कंडीशन में ना, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, क्योंकि उनके बीच पे फोर्स लग रहा था। कौन सा फोर्स, न्यूक्लियस फोर्स। और कैसा फोर्स था ये, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स था यूनिवर्स में। तो अगर हमें उन सारे न्यूक्लियस को अलग अलग करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। हमें उसे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी दोगे तभी वो अलग होंगे, तो अलग नहीं होंगे। तो कहता था अमाउंट ऑफ एनर्जी, अब देखो क्या था बाइंडिंग एनर्जी। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस टू ए लार्ज डिस्टेंस। मतलब जो कि न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर थे, बाउंड कंडीशन में थे, उनको अलग अलग करने के लिए, एक लार्ज डिस्टेंस पर सेपरेट करने के लिए हमें जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, जो एनर्जी देनी पड़ेगी, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आ गया, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, डेफिनेशन ये मैंने बता दिया बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी निकालते कैसे हैं, इसको हम ईबी से डिनोट करेंगे, है ना। ईबी या फिर डेल्टा ईबी से डिनोट करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, ईबी या डेल्टा बी, है ना, या फिर डेल्टा ईबी से, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर, है ना। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस से ई को क्या करता है, डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है।
ठीक है। और क्या बोलते हैं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये नंबर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होता है, रखना कि हमें हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी दोगे तो ही वो क्या होगा, तभी वो अलग अलग होंगे। इसलिए जो हम एनर्जी देंगे वो एनर्जी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी हमें एनर्जी देना पड़ेगा। और ये किसके इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल होगा, ये एनर्जी ये इक्वल होगा न्यूमेरिकली इक्वल टू द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट। यानी हमने जो अभी पहले निकाला था, मास डिफेक्ट निकाला था, उसके मास उसको अगर आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लोगे, सी स्क्वायर मतलब स्पीड ऑफ लाइट के से मल्टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा। तो ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, जो मैंने निकाला था मास इफेक्ट, उसको मल्टीप्लाई कर देना स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से, तो क्या निकल के आ जाएगा, इससे निकल के आ जाएगा हमारा बाइंडिंग एनर्जी, है ना। तो अगर हमें अलग करना है, देखो अगर याद रखना, अगर हमें अलग करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक। और जब उसे हम कंबाइन करेंगे तब, जैसे हमें अलग किया, अगर हमें अलग करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन जब उसे हम कंबाइन करेंगे तब वो एनर्जी रिलीज होगी, यानी उसमें एनर्जी निकलेगी। याद रखना, ठीक है। अगर अलग करना है तो एनर्जी देनी पड़ती है, और अगर उसे कंबाइन करना है तो एनर्जी निकलती है। ठीक। तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, बाइंडिंग एनर्जी ईवी के लिए कितनी हो जाएगी, डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम क्या है यहाँ पर, डेल्टा एम हमारा है मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, जेड इंटू एम पी, ये मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, ए माइनस जेड इंटू एम एन हो जाएगा टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। उसमें से माइनस कर देंगे मास ऑफ न्यूक्लियस को, आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, इंटू ये हो जाएगा टोटल मास हो गया, उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा हमारा पूरा एनर्जी ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे पूरी एनर्जी को बोलेंगे क्या, बाइंडिंग एनर्जी। तो एक फॉर्मूला कौन सा याद रखोगे, एक फॉर्मूला आपको याद रखना इंपॉर्टेंट। हाँ, ये फॉर्मूला भी आपको एक याद रखना है। नीचे जो दिखा हुआ है ये आपको मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ये याद नहीं रखना है ना। तो ये बातें सुनते चले जाना, ये बात याद नहीं रखना है। ठीक। अब एक मान लो यहाँ पर क्वेश्चन है ना, कि अब यहाँ क्वेश्चन नहीं है, मतलब एक कंसेप्ट है कि अब हम चाहे तो इस चीजों को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कि यहाँ पर देखो मेरे पास जो सी स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है। ठीक। ये जो पूरी एनर्जी आएगी वो हमारी जूल में आएगी ना। अब जूल को अगर हम कन्वर्ट कर दें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या होता है यहाँ पर, और ये जो मास मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ न्यूक्लियस है, ये अगर एटॉमिक मास यूनिट में हम ले, है ना, सब कुछ मिलकर अगर हम एटॉमिक मास यूनिट में अगर हम सबको रख लें, एटॉमिक मास यूनिट में सबको अगर हम एटॉमिक मास यूनिट में चूज कर लें, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ न्यूक्लियस को, ठीक है, जो कि हमें गिवन होगा एग्जाम में, इन सभी को अगर हम ऐड कर लें, है ना, सभी को अगर हम कन्वर्ट कर लें एटॉमिक मास यूनिट में, और सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दे, स्पीड ऑफ लाइट से पुट कर दे और सॉल्व करें, तो हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो क्या हो जाएगा, ई बी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, और ये सारी वैल्यू हो जाएगी टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का ये एनर्जी निकल के आएगा। तो एग्जाम में आपको क्या दिया रहेगा वो बताऊंगा, इसके लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा आपको कि इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। एक क्वेश्चन में कराऊंगा न्यूमेरिकल, हो सकता है आपको एग्जाम पूछा जाए, वैसे झारखंड बोर्ड में पूछा नहीं जाता है। अगर कोई सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स है या अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स है तो उनके लिए न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। झारखंड बोर्ड में अब तक नहीं पूछा गया है कभी भी न्यूमेरिकल, आज से 4 5 6 साल में देखोगे ये कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस पर न्यूमेरिकल। हाँ, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है ये पूछा जाता है, ठीक है, मास डिफेक्ट क्या होता है ये पूछा जाता है, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपसे अक्सर पूछा जाता है। बात समझ आ गई, बात चले हम आगे थोड़ा और। अब बात करते हैं क्या होगा। तो देखो मैंने क्या कहा था अभी, एक चीज मैंने आपको कहा था कि अगर वो, है ना, अगर अगर वो कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, अगर वो कंबाइन करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो देखो वो कंसेप्ट मैंने यहां बताया है कि मान लो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, अगर ये कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन बन जाएगा, है ना। कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, जब ये कंबाइन किया, देखा, ठीक ना, अगर ये कंबाइन करेंगे तो क्या होता है, कंबाइन करने पर एनर्जी रिलीज होती है। मैंने भी कहा था कंबाइन करने पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी और मास कम हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि इनका मास तो ज्यादा होता है, हमेशा प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है, न्यूक्लियस और ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। तो जब ये कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, मास कम हो जाएगा, ठीक है, और एनर्जी रिलीज होगी। और दूसरा बात, अगर ये अलग होंगे तो क्या होगा, अगर ये अलग होना चाहेंगे तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देने के पड़ने का मतलब है कि हमें इस एनर्जी, ये न्यूक्लियस पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब कैसे करेगा, जो उसको एनर्जी देंगे।
तो हम एनर्जी देंगे तो न्यूक्लियस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा, यानी ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। क्या बन गया, न्यूक्लियस से क्या बन गया, ये न्यूक्लियस से बन गया हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अलग हो गया। इस केस में क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या होगा, अब इसमें एनर्जी बढ़ जाती है, यानी मास इंक्रीज करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर इसको समझ आ गया तो आपसे एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पूछा जाएगा, बताओ प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर अगर न्यूक्लियस बना रहे हैं तो बताओ एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो कंबाइन करेंगे तो एनर्जी डिक्रीज करेगी। बताओ एनर्जी लीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, तो एनर्जी क्या होगी, लीज होगी। उसी तरह आप जब जब ये अलग होगा तो भी आप बता सकते थे, जब न्यूक्लियस एटम है ना, जो न्यूक्लियस है ऑफ ऑक्सीजन है, वो अगर अलग होगा, वो अगर टूटेगा तो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और मास बढ़ जाएगा। हालांकि यानी जब वो न्यूक्लियस से अलग अलग पार्ट में डिवाइड होने का, तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होने के बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल मास होगा वो न्यूक्लियस से ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि अब टोटल मास बढ़ गया है। बात समझ आ गई। अब बात करते हैं थोड़ा, एक बहुत अच्छा अच्छा कंसेप्ट इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना। अभी पढ़ा था हमने बाइंडिंग एनर्जी, अब पढ़ते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है। तो द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ना, इसकी जरूरत क्या पड़ी थी। तो कह रहा है कि एक न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना। न्यूक्लियन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियन होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियन बोलते हैं। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी यानी एक न्यूट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे क्या बोलेंगे, उसे बोल देंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही हमें बताता है कि कौन न्यूक्लियस कितना स्टेबल है, यानी किस न्यूक्लियस से प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करना इजी है, किससे और किस न्यूक्लियस से प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को अलग करना मुश्किल का काम है ना। ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा उसके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, ये भी देख लेते थोड़ा सा। तो द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो बताओ, ऑप्शन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन में पूछा भी गया है, बताओ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को कौन डिसाइड करता है, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और नन ऑफ दिस। तो जब भी पूछा जाएगा कि स्टेबिलिटी को कैसे डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, तो डिसाइड करता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो इट इज, ये कैसे निकालते हैं, तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द मास बाय बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड करेंगे बाय द मास नंबर ऑफ द गिवन न्यूक्लियस, है ना। उसके मास नंबर से डिवाइड कर देना, क्योंकि मास नंबर ही क्या होता है, मास नंबर के बोलते थे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो टोटल जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको डिवाइड कर देना आपको उसके मास नंबर से, हमारा आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोलते हैं इसे। ठीक है, फॉर्मूला याद आएगा EB बाई ए। और ये जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। आपसे पूछा जाएगा इसमें एक ग्राफ, ये बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। ठीक है, बात करते हैं बाकी हमारा ये होगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व, है ना। बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता है, देखो यहाँ एक कर्व दिया हुआ है, इसे मैंने एक्स एक्सिस में बनाया हुआ है यहाँ पर उस मास नंबर को, है ना, कि डिफरेंट डिफरेंट मास नंबर हो जाएगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, और वाई के मैं बनाया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कितनी है। तो मैंने कहा जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा जिसकी होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ देखो कि सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी है, वो है फेरस की, है ना। यानी कि आयरन 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 के न्यूक्लियस है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, यानी वहां से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करना सबसे डिफिकल्ट काम है, यानी वहां से आइदर एक प्रोटॉन को निकालना या आइदर एक न्यूट्रॉन को निकालना सबसे डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी हमें इसी को देनी पड़ेगी, तभी क्या होगा, तभी वो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन बाहर निकल पाएगा। तो पूछा जाता है बताओ सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी स्टेबल निकल किसकी होती है। ऑप्शन आएगा, याद रखना, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या स्टेबिलिटी कौन होगी, फेरस आयरन। तो बाइंडिंग मैंने कहा था कि बाइंडिंग एनर्जी जो पर न्यूक्लियन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस के, यानी जितनी ज्यादा वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी उतनी ज्यादा वो स्टेबल होगा। बात समझ आ गई। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम फॉर द न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए इक्वल टू 56, और 56 का होता है एटॉमिक नंबर, 56 मास नंबर किसका होता है, 56 मास नंबर होता है हमारा फेरस का, यानी आयरन का। तो ये सबसे ज्यादा क्या हो गए, ये सबसे ज्यादा हमारा स्टेबल है। ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी कर्व। आपके अगर बाइंडिंग एनर्जी कर्व आए तो ये आप ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व बना के आएंगे, और इसी तरह से ग्राफ बनाना है, और आपको यहाँ पर जो उस पॉइंट को जरूर दिखाना है फेरस का, कि फेरस ही सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी अब कौन करेगा फ्यूजन, किसमें होगा फिशन।
है ना। एक आता है फ्यूजन फिशन, कि वो न्यूक्लियस टूटेगा या वो कंबाइन होगा, है ना। तो याद रखना कि जिनका एटॉमिक नंबर है ना, ये हमारा मास नंबर है, तो जिसका मास नंबर कम होगा वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे। फ्यूज मतलब होता है मिल जाना। तो ये क्या करेगा, यानी दो से क्या बन जाएगा, ये दो से एक बन जाएगा। ठीक। और फिशन क्या होगा, फिशन मतलब होता है टूटना। तो फिशन किस में होगा, जिसका साइज बड़ा होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, देखना जैसे आप एक्स वाई एक्सिस में आप आगे जाओगे तो क्या होगा, मास नंबर बढ़ रहा है। मास नंबर बढ़ेगा मतलब उसका वेट हेवी होगा, जो हेवी होगा वो टूटेगा। और जिसका मास नंबर कम है, जो छोटा है वो जुड़ेगा। याद रखना, छोटे वाले जुड़ते हैं, बड़े वाले टूटते हैं। ठीक है। तो जिसका मास नंबर कम होगा उसमें होगा फ्यूजन, मतलब फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना, फ्यूज कर जाना मतलब कंबाइन होना। और फिशन का मतलब होता है टूटना। तो जिसका मास नंबर बड़ा होगा वो टूटेगा, उसमें होगा फिशन। ठीक है। तो दिख रहा होगा ये एक बड़ा सा मास है, ये क्या हुआ, दो अलग अलग पार्ट में टूट गया, इसको बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है। मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया था, मैंने कहा ये झारखंड बोर्ड के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है। जैसे हमें यहाँ पर गिवन है, सब कुछ हमें गिवन रहेगा, मास ऑफ प्रोटॉन गिवन रहेगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन रहेगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन रहेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का बहुत मतलब नहीं है, नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो मैंने कहा मैं कराता हूँ पहला क्वेश्चन, देख लो इसको करना कैसे है। हमें कह रहा है बताओ इसमें हमें निकालनी है इसकी ऑप्टेन बाइंडिंग एनर्जी, बताओ बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, हमें ये निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियर कितनी होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, अभी बताया था मैंने थोड़ी पहले, इनको याद है तो देख लो एक बार, नहीं याद है तो मैंने कहा था बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, डेल्टा ई बी बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है, वो होता है, क्या होता है फॉर्मूला, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन माइनस प्लस ए माइनस जेड हो गया नंबर ऑफ, है ना। ए माइनस जेड करोगे तो ये आ जाएगा मास, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको मास मल्टीप्लाई करो मास ऑफ न्यूट्रॉन से। ठीक है। माइनस कर लोगे मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस, और इसको इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक। अब करना क्या है, यहाँ पर जेड, जेड कैसे निकालोगे, मैं कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन के लिए। जेड कौन होता है, जेड को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और वो किसके इक्वल होता है, जेड होता था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कौन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो हमारा 26 हो जाएगा जेड की वैल्यू। ठीक है, तो हो जाएगा 26 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन है, वो देखो हमें गिवन है ऊपर, है ना। ऊपर देखो क्या गिवन है, ये मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है, तो लिख लोगे 1.00727। ठीक। माइनस ए माइनस जेड कैसे निकालोगे, ए माइनस जेड निकालोगे तो होगा वो हमारा जेड, ए हो गया 56 और जेड हो गया हमारा 26। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए की वैल्यू है 56 माइनस 26 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, देखो हमें गिवन है, ये हो गया मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो हो जाएगा 1.0086। ठीक है, माइनस करना है मास ऑफ न्यूक्लियस से। ठीक है, तो मास ऑफ, देखो हमें न्यूक्लियस गिवन है ना, ये क्या गिवन है, ये हमें मास ऑफ न्यूक्लियस गिवन है, ये कितना है हमें, ये मास ऑफ न्यूक्लियस हमें यहाँ पर गिवन रहेगा। और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू गिवन हमें 55.934939। ठीक है, इंटू कर लोगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूरा कैलकुलेट, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन है, ये पूरा का पूरा आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन का काम आपका है, और आप बताना कि इसका आंसर कितना आया, यानी बाइंडिंग एनर्जी का की वैल्यू कितनी आई, ये आपको बताना है। किस किस के लिए, आपको फेरस भी कैलकुलेट कर लेना, और सेकंड क्वेश्चन आपको मिलेगा बिस्मथ के लिए भी कैलकुलेट करना कि दोनों के लिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी आई। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वाले क्वेश्चन तो ये जरूर करके जाएंगे, उनके लिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दिया कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, कैसे कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने आपको पूरा यहाँ पर बता चुका हूँ। ठीक है, देख लो एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन। फिशन का मतलब क्या था, मैंने कहा था फिशन मतलब होता है टूटना। ठीक है, यानी जिसका मास में जिसका जो बड़ा होगा वो टूटेगा, यानी जिसका मास में बड़ा होगा वो टूटेगा। तो कहता है स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस, मैंने भी कहा क्या था, जिसका मास बड़ा होगा यानी कौन टूटेगा, स्प्लिटिंग मतलब टूटना ऑफ हेवी न्यूक्लियस, जिसका मास बड़ा होगा टूटेगा, यानी स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस, यानी जिसका कितना बड़ा मास, जिसका मास नंबर 230 से ज्यादा हो, वो टूटेगा किसमें, वो इंटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई, यानी वो टूटकर दो छोटे छोटे न्यूक्लियर पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा। वेन स्टक बाय ए न्यूट्रॉन, और ये चीज टूटेगा कैसे, तो ये टूटना कैसे होगा, ये टूटेगा जब उस पर कोई न्यूट्रॉन आकर स्ट्राइक करेगा। जैसे हमारे पास एक मान लो हो गया बड़ा सा न्यूक्लियस हो गया, उस पर आके एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेगा इस पे, तो क्या करेगा, ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो हो गया एक
है ना। और इन दिस प्रोसेस सर्टेन मास डिसअपियर्स, इसमें क्या होगा, कुछ मास क्या होगा, कम हो जाएगा। और वो कम क्यों हो गया, क्योंकि वो जो मास था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है इसलिए, है ना। जो मास गायब हो गया वो मास कहाँ चला गया, वो एनर्जी के फॉर्म में गायब हो गया कुछ पार्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है, कहता है एक एटॉमिक, ये हो गया हमारा एक न्यूक्लियस है, उसमें हमने न्यूट्रॉन को बम्बार्मेंट करा, यानी उस पर स्ट्राइक करेगा। इससे क्या होगा, हमारा जो न्यूट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाएगा, मतलब वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो न्यूक्लियस जैसे अनस्टेबल हो जाएगा, अब वो टूट सकता है। क्या उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा, किस पे ब्रेक हो गया, एक बी पार्ट में ब्रेक हो गया और एक सी पार्ट में ब्रेक हो गया। और साथ में क्यू, क्यू क्या बोलते हैं, क्यू को बोलते हैं एनर्जी लीच। क्या करेगा, ये एनर्जी के फॉर्म में लीच हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल, है ना। लिक्विड ड्रॉप मतलब कैसा होता है, एक लिक्विड का ड्रॉप होगा, टकराएगा तो वो टूटेगा, टूटता है ना। इसी से क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लिक्विड ड्रॉप मॉडल बोलते हैं। तो याद रखना कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल किसके लिए वैलिड है, तो न्यूक्लियर फिशन के लिए वैलिड है। न्यूक्लियर कौन सा, हमारा लिक्विड ड्रॉप मॉडल। याद रहेगा, व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन, तो स्प्लिटिंग ऑफ ए हेवी न्यूक्लियस इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई व्हेन स्ट्रक बाय ए न्यूट्रॉन, जब एक स्ट्रॉन न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करेगा तब वो टूटेगा। और इन दिस प्रोसेस ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मास इज डिसअपियर्स एंड ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी के फॉर्म में काउंट हो जाता है। और इसे हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल भी बोलते हैं। बात करते हैं, हमारा आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो इट इज द फेनोमेनन ऑफ फ्यूजिंग ऑफ टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई, यानी जो लाइटर न्यूक्लियाई मतलब जो छोटे न्यूक्लियाई है वो क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे, मतलब वो जुड़ जाएंगे। और क्या बन जाएंगे, जुड़ने के बाद वो बना देंगे टू फॉर्म ए सिंगल हेवी न्यूक्लियस, और वो क्या बन जाएंगे, जुड़कर क्या बन जाएंगे, एक हेवी न्यूक्लियस बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे मान लो मेरे पास एक न्यूक्लियस ए है, लाइटर न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियर बी है, दोनों कंबाइन किया हुआ, कंबाइन होकर क्या बन गया, कंबाइन होकर बन गया एक नया हेवी न्यूक्लियस सी बन गया। और क्यों क्या हुआ, एक इसमें से भी क्या होती है, इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है ना। इसमें क्या होगा, इसमें भी कुछ सर्टेन अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, ये बहुत कम होता है ना, याद रखना। इसमें भी एनर्जी रिलीज होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, बहुत कम होता है फ्यूजन में, लेकिन होता है इसमें भी, ठीक है। क्योंकि इसके कुछ और भी रीजन है ना, रिलीज होने के कुछ और भी रीजन है जो भी हमें नहीं पढ़ना है। याद रखना कि एनर्जी लीज किस पे ज्यादा होगा, तो एनर्जी लीज पर फिशन ज्यादा, है ना। फिशन में एनर्जी ज्यादा लीज होती है, किससे कंपेयर में, फ्यूजन के कंपेयर में। तो जब वो टूटेगा तो ज्यादा एनर्जी लीज होगी, जब वो जुड़ेगा तो कम एनर्जी लीज होगी। तो ये पॉइंट भी याद रखना कि किसमें ज्यादा एनर्जी लीज होती है, फ्यूजन में, फिशन में हमेशा ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो चलो ये था हमारा आज का लेक्चर, था किस पर था, हमारा लेक्चर था ये पार्ट 1 हो गया हमारा। रेडियो एक्टिविटी जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसमें नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे वहां पर रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, जहां पर हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे डिस इंटीग्रेशन ऑफ ए न्यूक्लियस, यानी अगर कोई न्यूक्लियस टूट रहा है तो किस तरीके से टूटेगा, उसका रेट क्या होगा, है ना, किस स्पीड से टूटेगा। ठीक है, तो जो लोग नए हैं एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी हम मैं पढ़ाता हूँ सबका पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा आपको, इस टेलीग्राम ग्रुप के ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर मिल जाएगा। थोड़ा पैसेंस रखो, सारा का सारा नोट्स आपको अभी जल्द ही मिल जाएगा वहां पर टेलीग्राम पर। ठीक है, बाकी जो नए हैं चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। ठीक है, और जितने प्रीवियस क्वेश्चन है वो मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दे रहा हूँ।